हेलो एवरीवन, मैं इला स्वागत करती हूँ आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का चल रहा है अल्टरनेट करके, तो आज हिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि काफ़ी दिन से रुका हुआ था, उत्तर वैदिक काल को रोक दिया गया था, पूर्व वैदिक काल तक ही दिया गया आप लोगों को। तो वहाँ तक आप लोग पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड। अब बात करते हैं, पहले ये समझिए आप लोग कि किसी भी काल को पढ़ने के लिए, किसी भी समय को पढ़ने के लिए, किसी भी सभ्यता के बारे में जानने के लिए कुछ आधार होती है, जिसमें कि सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार, धार्मिक आधार, इन सबों को जाना जाता है। तब उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि उस समय कैसी व्यवस्था थी, कैसे लोग रहते थे और किस तरीके का प्रावधान था। तो इस काल में भी हम लोग उसी आधार पर सामाजिक आधार को देखेंगे, फिर धार्मिक को देखेंगे, राजनीतिक को देखेंगे, और उसके बाद जो हम लोग ऋग्वेद काल के विषय में पढ़े थे, तो दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करके समझ को विकसित करेंगे। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सामाजिक क्या था। उत्तर वैदिक जो काल था, उस समय में सामाजिक स्थिति वहाँ की कैसी थी, किस तरीके के लोग समाज में रहते थे, क्या क्या प्रावधान था उस समय में। पहला पॉइंट देखिए। और एक बात ये जानने के लिए ज़रूरी है कि जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है वो एक मतलब हिंट टाइप में है, बाकी उसको जो इलाबोरेट करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, जो भी बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, सामाजिक आधार में पहला पॉइंट है हमारा कि परिवार, यानी कि कहने का ये मतलब है कि समाज में सबसे छोटा इकाई जो होता था उस काल में। इससे पहले थोड़ा सा ये समझिए कि थोड़ा प्रीवियस का बता देते हैं आप लोगों को कि वैदिक काल को हम लोग पढ़े थे कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी उस काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया, और बाकी जो तीन वेद, हम लोग जानते हैं कि वेद चार है, तो ऋग्वेद जो है पहला वेद, उसका रचना जिस काल में हुआ उस टाइम को ऋग्वैदिक काल। बाकी के जो तीन वेद हैं उसका जो रचना हुआ वो हो गया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना जिस काल में हुआ, और बाकी उपनिषद, आरण्यक, ये सब का भी हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इन तीनों वेदों की रचना हुई। दूसरा चीज़ ये क्या होता है कि इस काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि इस टाइमिंग में लोहे का खोज हो जाता है 1000 BC में। ठीक है, इस काल का जो ये है टाइमिंग है, ये है 1000 BC टू 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्लियर है। और हुआ क्या था, इस टाइम में लोहा आ गया था, थोड़ा ये जानना ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग ये पॉइंट देखेंगे। लोहा आने के बाद क्या होता है ना कि एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है। लोहा आने के बाद होता है क्या, जंगलों की सफाई होने लगती है, कृषि बहुत ज़्यादा अपने डेवलप स्टेज में पहुंचने लगता है, और जैसे ही कृषि मजबूत हुआ तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, बूम करने लगेगा, मतलब उछाल आ जाएगा अर्थव्यवस्था में। और किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था यदि बहुत बढ़िया है तो वहाँ का हर चीज़ जो है इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। यानी कि यदि आपके पास पैसा है तो आप अपने समाज को, अपने सोसाइटी को और अच्छा डेवलप करेंगे, आप धार्मिक काम भी कर सकते हैं, आप राजनीति में भी उतर सकते हैं, यानी कि पैसा कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो उस टाइम में क्या हुआ, लोहा आने के बाद क्या होता है कि हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है। कृषि में परिवर्तन हुआ, कृषि बहुत ज़्यादा अपने अच्छे स्टेज में आ गई, तो फिर अर्थव्यवस्था अच्छा हुआ, अर्थव्यवस्था अच्छा हुआ तो पैसों की मतलब बहुत ज़्यादा हर तरीके का मतलब सुविधा प्राप्त होने लगा। तो उस दरमियान क्या हुआ, समाज में भी अलग अलग तरीके का परिवर्तन देखने को मिला। किसके तुलना में, तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में। क्लियर है। तो अब आते हैं पॉइंट पे। ये बताया जा रहा था आप लोगों को कि समाज में जो था सबसे छोटा इकाई परिवार था, परिवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व और विश्व के बाद जन, यानी कि आकार धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा था समाज में। क्लियर है, यानी कि सबसे छोटी इकाई परिवार।
आगे जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जब हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, तो हम लोग ये जानेंगे कि जन का आकार बड़ा होगा तो जनपद बनेगा, जनपद से बड़ा होगा तो महाजनपद बनेगा। तो पहले इसलिए इसको अच्छे से समझिए। सेकेंड चीज़ देखिए, समाज में क्या दूसरा विशेषता वहाँ का क्या था, कि विशेषता नहीं कह सकते हैं, ये था कि वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो है ये आ गया था उत्तर वैदिक काल में। अब वर्ण व्यवस्था का ये अर्थ था कि ऋग्वैदिक काल में भी हम लोगों ने देखा था कि वर्ण व्यवस्था था, लेकिन अंतर ये था कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। यानी कि यदि कोई इंसान को पढ़ाने में अच्छा लग रहा है तो वो ब्राह्मण धर्म में है, यदि किसी को सेवा करना अच्छा लग रहा है तो वो शूद्र वर्ण में चला जाएगा। तो वो क्या था कि कर्म आधारित था। यदि किसी को युद्ध में इंटरेस्ट है तो वो क्षत्रिय हो जाता है। ये सब आप लोगों को बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था जो थी ये कठोर हो गई। कठोर का ये मतलब कि यदि कोई इंसान है वो मतलब व्यापार वाणिज्य कर रहा है तो उसके जो वंश आगे आएंगे वो भी व्यापार वाणिज्य ही करेंगे। यदि उसको इच्छा हो गया कि हम पुरोहित वाला काम करें, पढ़ाने वाला काम करें, तो वो नहीं कर सकते थे। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो गया, कट्टरता आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गोत्र। गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है, एग्जाम में अक्सर आता है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो उत्तर वैदिक काल में हुई। नेक्स्ट देखिए, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था से मतलब ये है, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जावालो उपनिषद में मिलता है, और आश्रम व्यवस्था का जो पहला बात हुआ है वो हुआ है उत्तर वैदिक काल में। अब आश्रम व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझिए कि आश्रम व्यवस्था 4 होते थे। जैसे कि इंसान का एवरेज आयु बताया गया उस समय में कि 100 साल इंसान कोई आदमी जिएगा। जैसे कि हम यदि 100 साल जी रहे हैं तो शुरू का जो 25 साल होगा वो मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा। ठीक है, और फिर जो 25 साल होगा वो मेरा जाएगा गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद का जो 25 साल होगा वो होगा वानप्रस्थ, और सबसे लास्ट का जो 25 साल होगा वो हो जाएगा संन्यास। अब इसमें कुछ कुछ काम था। जैसे आप जब ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है और गुरुकुल में रह के विद्या ग्रहण करना है। उसके बाद 25 साल के बाद आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। उसके बाद आपको यानी कि विवाह करने के पश्चात पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगा। यानी कि विवाह के पश्चात जब आपका वंश बढ़ रहा है तो फिर आपको कहा जाएगा कि आप गृहस्थ आश्रम में सफल हुए, आप पितृ ऋण से मुक्त हो गए। तीसरा आश्रम जो है वानप्रस्थ आश्रम, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने मतलब परिवार के साथ वन में जाएगा और वहाँ ही रह के वन वाला जीवन व्यतीत करेगा और थोड़ा सा अलग होने का प्रयास करेगा। और आखिरी जो है संन्यास आश्रम, उसमें क्या है कि इन सब मतलब दुनियादारी से हट के वो जंगल में जाके रहेगा और मतलब बस धर्म का काम करेगा, भगवान की प्राप्ति के लिए इस तरीके का सब कुछ से अलग हो जाएगा और मोक्ष का प्राप्ति करेगा। तो इस तरीके से आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें कि सबसे बेस्ट बताया गया है गृहस्थ आश्रम को। क्वेश्चन आया हुआ है कि चारों आश्रम में सबसे ज़्यादा सफल किसको माना गया है, तो गृहस्थ आश्रम को। क्यों? क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त हो सकता है और वो अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए, सामाजिक स्थिति को अभी हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है स्त्रियों की दशा कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। तो स्त्रियों की दशा जो थी ना वो थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि डगमगा गई थी। ऋग वैदिक काल में बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ था, वहीं पे उत्तर वैदिक काल में आने के बाद क्या होता है कि स्त्रियों के साथ थोड़ा भेदभाव होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि सभा समिति में जाने का अधिकार था स्त्रियों को, लेकिन यहाँ आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि स्त्रियों के विषय में ऐत्रेय संहिता जब आप लोग पढ़ेंगे आगे, उपनिषद, आरण्यक, ये सब तो बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में डिटेलिंग में, कि एक ऐत्रेय संहिता है और एक मैत्रेय है संहिता। इसमें ऐत्रेय संहिता में स्त्रियों के विषय में यहाँ तक कहा गया है कि समस्त दुखों का कारण स्त्रियाँ हैं, इसमें कहा गया है ऐत्रेय संहिता में। तो ये भी दर्शाता है कि उस समय में कहीं ना कहीं स्त्रियों की दशा खराब थी, इसलिए ऐसा वक्तव्य यूज किया गया। उसके बाद एक मैत्रेय है संहिता, इसमें कहा गया है, इसमें तो मतलब जुआ और शराब के समतुल्य बेटी को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, जो कि ये प्रमाणित करता है कि स्त्रियों की दशा इस काल में कैसी थी, अच्छी नहीं थी।
लेकिन कुछ कुछ विदुषी स्त्रियों का भी नाम आता है, जिक्र होता है, जैसे कि देखिए मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, मतलब कुछ कुछ थी जो विदुषी थी इस काल में, और ये भी क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कि विवाह का क्या स्थिति था, कैसा विवाह होता था। तो विवाह आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे अभी ये जानिए कि इस टाइमिंग में उत्तर वैदिक काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो था वो था प्रचलित। अब अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह में क्या होता है कि लड़का जो होगा वो उच्च जाति का होगा और लड़की जो होगी वो निम्न जाति की होगी, ठीक है। इन दोनों का विवाह होगा तो उसको कहेंगे अनुलोम विवाह। और जस्ट इसके ऑपोजिट, यदि लड़का निम्न जाति का और लड़की उच्च जाति की है तो वो विवाह हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। और इनसे जो उत्पन्न वंशज होंगे उन्हें वर्णशंकर टाइप का कुछ नाम दिया गया था। तो वो जानना जरूरी नहीं है, जानना ये जरूरी है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो प्रचलन हुआ है वो किस काल में हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। क्लियर है? सामाजिक स्थिति आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से देखिए, समाज में क्या था? परिवार सबसे छोटा इकाई था, इसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। वर्ण व्यवस्था था और काफ़ी कठोर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे वो जन्म के आधार पर अब बंट चुके थे, कर्म के आधार से नहीं बल्कि जन्म के आधार पर उनका आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई इसी काल में, ठीक है। आश्रम व्यवस्था आया है उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, जैसा कि एग्जाम्पल से अभी बताया गया आप लोगों को। ऐत्रेयी और मैत्रेयी संहिता में क्या कहा गया? फिर कुछ विदुषी स्त्रियां थी, मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, और फिर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित था, ठीक है। सामाजिक स्थिति में इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति। अब जब हम लोग ये जाने कि लोहा आ गया था तो लोहा आने के बाद हुआ क्या? अर्थव्यवस्था अच्छा हो गया। अर्थव्यवस्था अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं पैसा आया उन लोगों के पास। पैसे आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे पैसा आने का ये अर्थ है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि सिक्का का प्रचलन हो चुका था, रुपया था। सच में रुपया का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, यहाँ अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि कृषि इन लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल पे चला गया। तो कृषि में आप लोगों को पता होगा कि एक कृषि होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि जीवन निर्वाह हो रहा है कृषि से, मतलब जितना उपजाए उतना खा लिए ख़त्म। लेकिन एक कृषि ऐसा होता है जिसमें आपको खाने के बाद भी कुछ बचता है, उससे आपको क्या होगा कि प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हुआ तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा किया अर्थव्यवस्था को। तो आर्थिक स्थिति इन लोगों का बहुत अच्छा था और कृषि अपने अच्छे स्थिति में थी। हाँ, क्योंकि लोहा आ गया था, और लोहा के विषय में आप लोग जानते ही हैं कि लोहा को कृष्णयश भी कहा गया है, ये सब तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, कृषि के बाद पशुपालन दूसरा जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इन लोगों का उत्तर वैदिक काल में, कि पशुपालन भी अपने अच्छे स्थिति में था, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया गया आप लोगों को कि वस्तु विनिमय प्रणाली था प्रचलित। पैसों का, सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था, वस्तु विनिमय प्रणाली था प्रचलित। नेक्स्ट है मृदभांड। मृदभांड से भी यहाँ पे मतलब चिन्हित होता है कि मृदभांड से भी पता लगता है वहाँ का कि उत्तर वैदिक काल में किस तरीके का मृदभांड यूज़ होता था। तो चित्रित धूसर मृदभांड पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान दीजिएगा। चित्रित धूसर मृदभांड और दूसरा जो है उत्तर काले पॉलिशदार मृदभांड, ठीक है। तो मृदभांड के विषय में ये बात है। और एक चीज़ है, एक पॉइंट था जो कि थोड़ा सा ज़रूरी लगा कि करीश, एक दो वर्ड आप लोगों को मिलेगा जिसको कि जानिए कि करीश जो था इस टाइम में, करीश का मतलब होता था गोबर का जो खाद होता था, ठीक है, उसको कहा गया था क्या? करीश। और एक था सीर, सीर को कहा गया था हल, ठीक। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, आर्थिक स्थिति में इनका इतना जानना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए इसको मैंने बताया। यानी कि कृषि अपने अच्छे स्टेज पे था, पशुपालन भी हो रहा था इस काल में, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। मृदभांड का यदि बात करेंगे तो चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तर काले पॉलिशदार मृदभांड इस समय में प्रचलन में थे। और फिर करीश और सीर दो शब्द थे जिसको मैंने क्लियर किया। यानी कि करीश को गोबर का जो खाद होता था उसको करीश कहा गया और सीर को हल कहा गया। क्लियर है? आगे देखते हैं राजनीतिक जीवन इनका कैसा था, राजनीतिक कैसी स्थिति थी।
तो राजनीतिक स्थिति में ये जानिए कि पहली बार जो है राष्ट्र या राज्य की जो अवधारणा आई है वो इसी टाइमिंग में आई है। ठीक है, राष्ट्र और राज्य की अवधारणा इसी टाइमिंग में आई है। दूसरा क्या है कि ऋग वैदिक काल में आप लोगों ने देखा था कि कबीला होते थे, कबीला छोटे छोटे मतलब जो क्षेत्र होते थे वो मिलके कबीला का निर्माण करते थे। तो इस टाइम में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में कबीलों का एकीकरण होने लगा और उनका आकार बढ़ने लगा। ठीक है, और ये जो कबीला पे होता था ना कि वो एक कबीला, छोटा कबीला नहीं, छोटा छोटा बहुत सारा कबीला मिलके एक बड़ा प्रदेश का निर्माण हो जाता था उस समय में। और अब क्या हुआ, जब कबीला बड़ा हो गया तो राजा का शक्ति भी बढ़ेगा, क्योंकि राजा उस पर अधिकार कर रहे हैं, तो राजा के शक्ति में भी वृद्धि होती है और राजा को प्रदेश का मेन कहा जाने लगा। कोई एक छोटा सा जगह का वो मुखिया नहीं था, वो अब एक प्रदेश का मेन कहलाने लगा। और क्या होता है इस टाइम में कि राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। ठीक, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इस टाइमिंग में ये हो रहा था, खासियत था यहाँ का। दूसरा देखिए, कुछ राजा के विषय में ही जानने का है कि जैसे कि उत्तर में जो शासन कर रहा है ये हो गया, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो नॉर्थ में जो राजा शासन करता था उस वहाँ के राजा को विराट कहा जाता था। साउथ में जो करता था उसको भोज कहते थे, ईस्ट में जो करता था पूरब में उसको सम्राट कहते थे, और वेस्ट में जो करता था उसको स्वराट करते थे, और बीच में जो करता था सेंटर पे उसको कहते थे राजा। क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको कहते थे राजा, और इन चारों पर जो अधिकार कर लेता था उसको कहते थे एकराट। क्या कहते थे? एकराट। आगे जब मगध के बारे में बताएंगे, मगध का उत्कर्ष चैप्टर को, तो उसमें बताएंगे कि एकराट की उपाधि धारण करने वाला राजा था महापद्म नंद। आगे बताया जाएगा। तो क्लियर हो गया राजनीतिक स्थिति। इसमें क्या क्या है एक बार फिर से देखिए। राष्ट्र और राज्य की संकल्पना पहली बार आई इसी काल में। कबीला का आकार बढ़ने लगा, यानी कि कबीला का एकीकरण होने लगा। राजा की शक्ति बढ़ने लगी, राजा प्रदेश का मुखिया हो गया। पद जो था राजा का वो वंशानुगत हो गया, और राजा को उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूरब में सम्राट और पश्चिम में स्वराट कहा जाने लगा। और जो मध्य में करता था उसको राजा कहते थे, और यदि चारों तरफ उनका अधिकार हो गया तो उसको एकराट कहते थे। क्लियर है। अब एक और आखिरी जो स्थिति है इसको ध्यान देते हैं हम लोग, इस टाइमिंग का धार्मिक स्थिति कैसा था। तो धार्मिक स्थिति में क्या था कि यज्ञ और कर्म कांड की बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई, ज़्यादा लोग करने लगे यज्ञ और कर्मकांड। क्यों ऐसा हुआ ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र, ये चार लोग जो थे, इन लोगों में थोड़ा सा बनता नहीं था। अब जैसे कि ब्राह्मण जो कर रहे हैं पुरोहित वाला काम, तो उनको ऐसा होता था कि हम जो है सर्वश्रेष्ठ है, हमसे नीचे कौन है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। तो क्षत्रिय को ऐसा लगता था कि हम यदि युद्ध कर रहे हैं तो हम क्यों कम रहेंगे, हम भी बहुत ज़्यादा हैं। वैश्य को लगता था हम भी तो व्यापार कर रहे हैं। तो सबों की मानसिकता एक ऐसी बन गई थी कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। तो स्पेशली हुआ क्या विशेष, उस टाइमिंग के जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो दोनों कुछ ज़्यादा करने लगे कि हम यज्ञ करते हैं ज़्यादा तो हम यज्ञ करते हैं। इन दोनों के चक्कर में क्या हुआ, यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और यज्ञ और कर्मकांड के कारण बलि बहुत ज़्यादा पड़ने लगा, यानी कि पशुओं की भी बहुत ज़्यादा हानि होने लगी इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, यही प्रतिस्पर्धा का यही अर्थ हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, युद्ध टाइप की स्थिति बनने लगी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कौन दर्शाए। दूसरा चीज़ ये समझिए कि इस समय के जो मेन थे देवता वो थे प्रजापति। ठीक है, जिसको कि सृजन का देवता भी कहा गया है। अब ये समझने का ज़रूरत है कि ऋग्वैदिक काल में अभी क्या है ना कि कंपेयर करके पढ़ने पर दिमाग में रहता है वो चीज़। तो आप लोगों को जैसे ही प्रजापति अभी बताए, आप लोगों को तुरंत से रिमाइंड करना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र। अब उत्तर वैदिक काल के कौन हो गए, प्रजापति, जिसको कि सृजन का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए विष्णु, विष्णु को रक्षक देवता भी कहा गया है। ठीक, तीसरे हैं वरुण, जिसको जल का देवता भी कहा गया है, और फिर है पूषण, पूषण को शूद्र का देवता भी कहा गया है। लेकिन पूषण पहले थे पशुओं के देवता, ऋग्वैदिक काल में थोड़ा सा बदल गया, चेंजिंग हो गया, भगवान में भी चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब यज्ञ और कर्मकांड बढ़ रहा है तो यज्ञ में भी क्या होने लगा, टाइप्स आने लगा। किस किस टाइप का यज्ञ हो रहा है इसको देखिए। पहला राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्यों होता था,
इसको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि राजसूय यज्ञ संबंधित है। तो राजसूय यज्ञ जो कराया जाता था वो होता था प्रतिष्ठा के लिए। राजा जो होते थे वो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु राजसूय यज्ञ का आयोजन करते थे। नेक्स्ट था वाजपेयी यज्ञ, ये जो था ये शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट था अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। तो ये जो था ये राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। तो इस तरीके का यज्ञ आदि होने लगा। ठीक, तो धार्मिक स्थिति में मेनली यही जानना है आप लोगों को कि कर्मकांड और यज्ञ बहुत ज़्यादा होने लगा, जिससे कि आम लोगों में कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव जैसा होने लगा और वो एक खोजने लगे, एक रास्ता ढूंढने लगे। और जब अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ उपनिषद में इन कर्म कांडों की आलोचना भी की गई है और परेशान हो गए थे, आम जनता परेशान हो गए थे और वो एक अलग सा कोई मार्ग ढूंढ रहे थे। और इसी दरमियान जो है आगे चल के एक दो धर्म का उदय होगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि इंसान को, मानव को, आम लोगों को थोड़ा सा जिसको कि चाहिए था कोई अलग चीज़, वो उस रास्ते को मतलब धारण करेंगे और अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ आने लगी, ऋग वैदिक काल की तुलना में थोड़ा सा कट्टरता दिखने लगा। क्लियर है? तो किसी भी काल को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि किसी आधार पे पढ़ना है, तो जिसमें कि आधार है हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। इस तरीके से हम लोगों ने चारों पहलुओं पर ध्यान दिया। अब क्या कीजिए आप लोग कि जो भी बुक आप लोग साइट से पढ़ रहे हो उससे भी पढ़िए और वीडियो को भी देखिए, एक बार नहीं 2-3 बार देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। हाँ, और MCQ क्वेश्चन जो भी मिले, जिस सेट का मिले, जिस बुक का मिले, वो बनाइए ताकि पता चले कि वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो बताइए क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।